हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड नदी तंत्र का फोर्थ पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पे हम बात करने वाले हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। इससे पहले हमने तीन नदी तंत्र यहाँ पे देखे हैं, जहां पे हमने अलकनंदा नदी तंत्र देखा और उसके बाद हमने भागीरथी नदी तंत्र देखा, जिसको हमने देवप्रयाग से आगे ले जाते हुए, जिसको हम गंगा के नाम से आगे गंगा नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से हमने फिर गंगा को लेके जाते हम प्रयागराज तक लेके गए थे। और इस वीडियो में हम यमुना नदी तंत्र को पढ़ेंगे। यमुना नदी तंत्र को हम यमुनोत्री ग्लेशियर से होते हुए और लेके जाएंगे प्रयागराज तक। तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं, और उनके आसपास के जो प्रमुख स्थल हैं जिनको कि हमारे परीक्षा संबंधी जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे जो यमुना नदी तंत्र की यानी कि यमुना नदी के आसपास चाहे वो कुंड होंगे, नदियाँ होंगी और प्रसिद्ध स्थान होंगे और उन पर बनी हुई परियोजनाएं होंगी, ठीक है। तो सभी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर ले, और जो भी वीडियो जैसे अपलोड करता ताकि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ सके। इसके साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम आपके पास करंट अफेयर से रिलेटेड नोट्स या जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, और जो न्यूज़ होती है, और साथ ही जो उत्तराखंड की पारंपरिक या कोई पीडीएफ हो गया, कोई क्वेश्चंस हो गया, तो इस तरीके से मैं आपके साथ पे डिस्कस करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। यमुना नदी तंत्र हो, चाहे वो आपका रामगंगा नदी तंत्र हो यानी कि पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र हो, नयार नदी तंत्र हो, काली नदी तंत्र हो, अलकनंदा, भागीरथी, तो ये सभी जो है वो गंगा नदी के उपतंत्र माने जाते हैं, ठीक है। तो हम अलग से इनको पढ़ रहे हैं, तो उन उपतंत्र को हम पढ़ रहे थे, यानी कि हम यमुना नदी उपतंत्र मान के इसको चलेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से सबसे बड़ी जो नदी है भारत की वो कौन सी है, गंगा नदी है। और इसीलिए इसके जो अलग अलग जो यहाँ पे नदियाँ मिलती है, बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती है, जैसे भागीरथी, अलकनंदा, यमुना नदी, तो इसके ये उपनदी तंत्र यहाँ पे हम यहाँ पे इनको कहेंगे। तो आज हम यमुना नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है उसी के पास जो यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, जिसकी एक शाखा यानी कि एक पर्वत चोटी जिसको हम कालिंदी पर्वत, और इसके बीच में है बंदरपूछ पर्वत, और इसी के पास है यहाँ पर सफ़ेद पर्वत। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है इसमें अनेक ये पर्वत यहाँ पे हैं, और इसी के पास एक ग्लेशियर है जिसको हम जानते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, और इसी के पास है चंपासर ग्लेशियर। इन ग्लेशियर जो होते हैं, इन सभी ग्लेशियरों का पानी पर्वतों से होते हुए आता है, और सभी ग्लेशियरों का पानी जो है वो आके मिलता है। तो ये जो ग्लेशियर है, इन ग्लेशियरों का पानी जो है वो लेके हुए आती है, और इसी के नीचे यानी किसी के पास चंपासर ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर के दक्षिण में ही यहाँ पे एक और ग्लेशियर है, ग्लेशियर नहीं यानी कि सप्तऋषि कुंड इसको बोलते हैं हम, जहाँ से यमुना नदी का जो स्वरूप बनता है वो होता है, जो जगह है वो है सप्तऋषि कुंड। हो सकता है आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके पास ऑप्शन में आ जाए कि यमुना नदी का उद्गम से यमुनोत्री ग्लेशियर ना होकर वहाँ पे या तो चंपासर ग्लेशियर हो या तो सप्तऋषि कुंड हो। तो सप्तऋषि कुंड से ये अपने स्वरूप में आती है, ठीक है। तो आपका आंसर हिसाब से आपको देख लीजिएगा कि आपके पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया हुआ है। ऊपर जो आपकी पर्वत श्रेणी सबसे मैंने पहले आपको बताई है कि जो पर्वत श्रेणी जहाँ पे कालिंदी पर्वत, सफ़ेद पर्वत और एक आता बंदरपूछ पर्वत, तो ये पर्वत आपके उत्तरकाशी में है, ठीक है। ध्यान रखना, उत्तरकाशी में कालिंदी पर्वत आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। बंदरपूछ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि किसी और के बारे में पूछ ले। सफ़ेद पर्वत, बंदरपूछ पर्वत और कालिंदी पर्वत एक पर्वत श्रृंखला के ये हिस्से हैं, और इसी के पास है चंपासर ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। उसी के दक्षिण में आता है सप्तऋषि कुंड, जहाँ से होते हुए नदी जो यमुना नदी अपने स्वरूप में आती है। नदी जब आगे बढ़ते हुए आती है तो उसी के पास सप्तऋषि कुंड के पास ही यहाँ पे एक और आश्रम आपको मिलता है, जिसको बोलते हैं ऋषि आश्रित आश्रम, जहाँ से यानी कि जो ऋषि आश्रित जो है, जिन्होंने यमुना नदी का मूल बिंदु जो था, जिन्होंने बताया था कि इस स्थान से जो है या सप्तऋषि कुंड से जो है, इसी के पास से जो है या यमुनोत्री के पास से होते हुए, यमुनोत्री ग्लेशियर से होते हुए यमुना नदी बहती है। तो आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि यमुना का मूल बिंदु जो था वो किसके द्वारा खोजा गया था, तो खोजा गया था ऋषि आश्रित के द्वारा खोजा गया था, और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर ऋषि आश्रित आश्रम भी यहाँ पर स्थित है।
यहाँ से आगे आते हुए नदी जो हमारी पहुँचती है वो आती है यमुनोत्री धाम के पास। ठीक है, तो यमुनोत्री धाम जो है यानी कि यमुना नदी के किनारे बसा है यमुनोत्री धाम, और इसी के पास है सूर्यकुंड। देखिए सूर्यकुंड के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, जैसे कि सूर्यकुंड हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। पहला हमने जो सूर्यकुंड पढ़ा था तो हमने सतोपंत ग्लेशियर के पास यानी कि सतोपंत ग्लेशियर जो सतोपंत झील है, तो वहाँ पे हमने 3 कोनों वाली झील जो पढ़ी थी। तो 3 कोनों वाली झील में हमने जो वहाँ पे एक कुंड है चंद्रकुंड, एक होता है सूर्यकुंड। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे सूर्यकुंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दूसरा हमने सूर्यकुंड के बारे में जो पढ़ा था वो हमने रुद्रप्रयाग जिले में पढ़ा था सूर्यकुंड के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको गर्म पानी के कुंड के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो उसके बारे में जो फिर तीसरा कुंड यहाँ पे हमने जो यमुना नदी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ये जो सूर्यकुंड जो है यहाँ पे गर्म पानी का कुंड यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, गर्म पानी का कुंड जो है यहाँ पर ये स्थित है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सूर्यकुंड यानी कि गर्म पानी का कुंड, एक सूर्यकुंड गर्म पानी का कुंड रुद्रप्रयाग जिले में नहीं, सॉरी वो थोड़ा सा रुद्रप्रयाग जिले में बता देता हूँ। तो वो आपका जो होता है वो गंगोत्री यानी कि गंगोरी घाट के पास है, यानी कि भागीरथी नदी के तट पर जो है। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा चमोली डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा था हमने, जब हमने सूर्यकुंड चंद्रकुंड के बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था भागीरथी नदी तंत्र के बारे में, जहाँ पे हमने गौरीकुंड पढ़ा था। तो गौरीकुंड और सूर्यकुंड पढ़ते हैं जो कि आपका है भागीरथी नदी के पास। ठीक है, तो इसीलिए रुद्रप्रयाग निकल गया था, या रुद्रप्रयाग बताया था कि गौरीकुंड जो हमने वो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के तट पर जो बसा हुआ है केदारनाथ के पास, ये गौरीकुंड रुद्रप्रयाग वाला है और रुद्रप्रयाग में भी है। और एक सूर्यकुंड जो है जो कि आपका गंगोत्री नदी के पास है, या गंगोत्री के पास है, जो कि भागीरथी नदी के तट पर है। और दूसरा आपका है सतोपंत ग्लेशियर के पास, और तीसरा हमने फिर यहाँ पे पढ़ा है यमुनोत्री नदी के पास, जो कि गर्म पानी के कुंड है सूर्यकुंड। ठीक है यहाँ पे, और जो भागीरथी के पास है वो भी गर्म पानी का कुंड है। गौरीकुंड सूर्यकुंड दोनों गर्म पानी के कुंड है। ठीक है, तो यहाँ से नदी जो है वो आगे बढ़ती हुई पहुँचती है जानकी चट्टी में। तो जानकी चट्टी में जो होती है एक नदी यहाँ पे आके मिल जाती है, जिसको बोलते हैं हम ऋषि गंगा। ऋषि गंगा नदी जो है ये आपकी जो ऋषि गंगा है, ये एक ऋषि गंगा हमने पहले भी पढ़ी है, जो कि बद्रीनाथ के पास जो है वो नीलकंठ पर्वत से होते हुए आती है, और बद्रीनाथ के पास जो है यमुना नदी के साथ अपना संगम बनाती है। ठीक है, एक ऋषि गंगा हमने वो पढ़ी थी। एक ऋषि गंगा हमने दूसरी और पढ़ी थी, जिसमें कि जो कि विष्णुप्रयाग में, या कैसे कहते हैं रैणी नामक स्थान पर, यानी कि जो जब जो आती है कुल्लू श्रेणी से एक नदी आती है, और दूसरी जो नंदा देवी पर्वत से आती है ऋषिगंगा। ठीक है, इसी ऋषिगंगा पे जो था जो कि रैणी नामक के स्थान पर मिलती है, और यहाँ से आगे है विष्णुगंगा के होते हुए, यानी कि पूर्वी धौलीगंगा के नाम से जानती हुई, पश्चिमी धौलीगंगा के नाम से जानती हुई विष्णुप्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो इस ऋषिगंगा में ही 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर जो आपदा आई थी, जिससे जो था विष्णुघाट जो यानी कि जो ऋषिगंगा विद्युत परियोजना जो थी वो बहुत पूरी तरीके से प्रभावित हुई थी। तो ऋषिगंगा भी अलग अलग है, किसके बारे में पूछा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ऋषिगंगा हमने पढ़ी नीलकंठ पर्वत के पास, जो कि बद्रीनाथ में आके जो संगम बनाती है अलकनंदा के साथ। दूसरी हमने पढ़ी है जो कि धौलीगंगा की सहायक नदी है, जो कि रैणी नामक के स्थान पर जो है धौलीगंगा से अपना संगम बनाती है। ठीक है, और तीसरी ऋषिगंगा ये है जो कि यमुना नदी से आती हुई और ठीक जो अपना संगम बनाती है वो बनाती है जानकी चट्टी में। जानकी चट्टी के पास आते हुए इसमें एक और नदी मिलती है, जिसको बोलते हैं हम बरनी घाट। ठीक है, या बनार घाट इसको बोलते हैं। बनार घाट जो है वो भी एक यानी कि आप कह सकते हैं कि यमुना की एक सहायक नदी इसको मानेंगे। इससे आगे हुए नदी आती हुई और आती है जहाँ पे मिलती है, ये आपके पास आती है और मिलती है सयाना चट्टी में। सयाना चट्टी में इसलिए यहाँ पे है क्योंकि सयाना चट्टी में एक परियोजना जो यहाँ पे एक प्रस्तावित है, जिसको हम जो परियोजना यहाँ पर जो है वो यहाँ पे मानी जाती है कि जो सयाना चट्टी परियोजना जो है यहाँ पे प्रस्तावित है। इससे आगे जब बढ़ते हुए नदी जो है वो आती है हनुमान चट्टी में। ठीक है, तो हनुमान चट्टी में जो है एक नदी यहाँ पे आके मिल जाती है, जो कि मिलती है हनुमान गंगा से। ये जो सभी नदियाँ हैं ये इन्हीं क्षेत्र से होते हुए आती है, तो इसलिए कॉमन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो ये जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ यहीं से होते हुए छोटी छोटी नदियाँ आती हैं, और ये अलग अलग विभिन्न स्थानों पर जो है यमुना के साथ अपना संगम बनाती है। अब हनुमान चट्टी की बात करें तो कि हनुमान चट्टी जो है हमने एक और पढ़ा था, जो कि पढ़ा है हमने बद्रीनाथ यानी कि जो आपका अलकनंदा नदी तंत्र है, उसमें भी हमने हनुमान चट्टी के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये हनुमान चट्टी जो है बद्रीनाथ वाला जो हनुमान चट्टी है, या गोविंद घाट के पास जो हमने पढ़ा था, जो कि गोविंद घाट के पास जो मिलती है, जो नदी मिलती है, जो हनुमान चट्टी नामक जो स्थान है, तो ये जो हनुमान चट्टी है और जो बद्रीनाथ वाली हनुमान चट्टी, इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकती है कि हनुमान गंगा जो है कहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो हनुमान चट्टी पे मिलती है, लेकिन कौन सा हनुमान चट्टी, वो आपका यमुना नदी वाला हनुमान चट्टी होगा। जो बद्रीनाथ वाला हनुमान चट्टी हमने पढ़ा था उसमें कहानी प्रचलित है
कि भगवान जो बजरंगबली थे, हनुमान जी जो थे, वो अपनी पूँछ से यानी कि वहाँ पे लेट जाते हैं और अपनी पूँछ लंबी करके जो है कि रास्ते में पूरी तरीके से फैला देते हैं। भीम जो होते हैं यानी कि जब पांडव जो थे स्वर्गारोहण की यात्रा पर गए थे, तो भीम क्या सुबह-सुबह क्या करते हैं कि जल लेने के लिए जा रहे थे, मंदिर से होते हुए जा रहे थे, तो वहाँ पे वानर जो थे, वानर स्वरूप में आकर उन्होंने अपने पूँछ जो थी वो पूरे रास्ते में फैला दी या ऊपर नीचे यानी कि सीधे उसमें रास्ते पे रख दी। तो भीम हनुमान जी को कहते हैं कि आप अपनी पूँछ हटाइए, उनको आगे जाना है, क्योंकि उन्हें आगे जाना है, तो उसने कहा कि अपनी पूँछ हटाइए। तो वानर जो थे यानी कि जो वानर स्वरूप जो आए थे भगवान हनुमान जी, तो उन्होंने कहा कि आप स्वयं मेरी पूँछ को उठाकर साइड कर दीजिए। तो भीम जो होते हैं बहुत बलशाली थे ना, वो आप सब लोग जानते हैं। तो पूँछ को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद यहाँ पर क्या कि हनुमान चट्टी यानी कि कथा यहाँ पे प्रचलित है, तो हनुमान चट्टी यहाँ पे नाम पड़ा है और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। इसके बाद हमारी जो लड़की जो यमुना नदी है वो आगे बढ़ती है हनुमान चट्टी के बाद। हनुमान चट्टी के पास ही बहुत सारी यहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, जैसे यहाँ पे एक और नदी मिलती है जो कि बनारघाट जो है उसके पास से बनारघाट मिलती है। ठीक है, बनारघाट के बाद फिर यहाँ से आगे बोलते हैं बनारघाट बनी घाट, फिर इसी के पास यानी कि खतनू घाट जो हो गई, खतनू घाट के पास ही यहाँ पे मुंगरा घाट हो गई। ठीक है, मुंगरा घाट से होते हुए उसके बाद कृष्णा घाट हो गई। तो कृष्णा घाट जो होती है वो उत्तरकाशी के बड़कोट में जो है वो गंगा नदी से जो है जो यमुना नदी से मिलती है कृष्णा घाट। ठीक है, कृष्णा घाट जो है कहाँ पे मिलती है, बड़कोट में मिलती है। तो आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली भी बन सकता है कि बड़कोट का जो है बड़कोट किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो यमुना नदी के साथ वहाँ पर कृष्णा घाट का यानी कृष्णा नदी का संगम होता है। तो ये छोटी छोटी जो एक तो नदी हो गया और दूसरा हो गया गाड़। तो उत्तराखंड में पहले भी बताए हैं मैंने कि उत्तराखंड में जो होता है छोटे छोटे जो नदी नाले जो होते हैं उनको हम गाड़ या गदेरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरीके की यहाँ पे गाड़ जो होती है, गदेरा जो होता है वो आके मिल जाता है बड़कोट में। यहाँ से आगे होते हुए नदी आगे बढ़ती है, इसी के पास एक परियोजना है जिसको बोलते हैं हम बड़कोट कुआं परियोजना। बड़कोट कुआं परियोजना जो है वो बड़कोट के पास स्थित है उत्तरकाशी में। अब यहाँ से नदी हमारी जो है यमुना नदी आगे बढ़ते हुए पहुँचती है नौगांव में, और नौगांव में एक नदी यहाँ पे आके मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं कमल नदी। कमल नदी को जो होता है वो जो कमल नदी जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध नदी है उत्तरकाशी में जो बहती है, जो कि कमलेश्वर पहाड़ी से होते हुए आती है। तो कमलेश्वर पहाड़ी फिर से आगे आपके पास कहाँ पर स्थित है, वो आपका उत्तरकाशी में स्थित है। इसी के पास यहाँ पे कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, और इसी के पास जो आपकी प्रसिद्ध रामासिराई पट्टी कमला सिराई पट्टी स्थित है, जो कि लाल चावल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। रामासिराई पट्टी कमला सिराई पट्टी उत्तरकाशी की प्रसिद्ध जो है वो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, और उत्तराखंड का या उत्तरकाशी का जो लाल चावल है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि इस घाटी में यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है, जो कि रामासिराई पट्टी हो गया, कमला सिराई पट्टी हो गया। ठीक है, जिसको यानी कि उत्तराखंड का मिनी बंगाल भी कहा जाता है सिराई पट्टी को। ठीक है, उत्तराखंड का मिनी बंगाल सिराई पट्टी। यहाँ से होते हुए नदी जो है वो आगे बढ़ती हुई जो होती है, यानी कि कमल नदी जो है वो पुरवाला से होते हुए और नौगांव में आकर जो है यमुना नदी के साथ अपना संगम बनाती है। पुरवाला जो है प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, जो कि आपका पुरवाला उत्तरकाशी का प्रसिद्ध स्थान है, जिसको कमल नदी का वरदान भी कहा जाता है पुरवाला घाटी को। कमल नदी के पास ही शंख लिपि के जो मृदभांड जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उत्तरकाशी में, और नौगांव में आकर ये नदी जो है अपना संगम बना देती है यमुना के साथ। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी के नैनबाग में नदी आती है। नैनबाग से पहले यानी कि जो एक और नदी यहाँ पे आके मिलती है नौगांव के बाद, जो होती है बरनी घाट। तो ये बरनी घाट भी है नौगांव के पास जो होती है वो यमुना नदी के साथ मिलती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए नदी जो है वो आपकी पहुँचती है लाखा मंडल में। लाखा मंडल जो है यानी कि जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है देहरादून का। ठीक है, तो लाखा मंडल में होते हुए आती है, और यहाँ पर एक नदी मिलती है यमुना से जिसको बोलते हैं हम रिखणी नदी। ठीक है, या रिखणी घाट के नाम से उसको जाना जाता है। इसी के बाद आगे बढ़ते हुए नदी जो है वो पहुंचती है नैनबाग में, और नैनबाग में जो है इसमें एक और बद्री घाट यहाँ पे नैनबाग में आके मिल जाती है। लाखा मंडल जो है वहाँ पर एक और यहाँ पे लाखा मंडल के पास अगर बात करते हैं एक मंदिर है जिसको हम बोलते हैं लक्षेश्वर मंदिर। लक्षेश्वर मंदिर या लाक्षेश्वर मंदिर इसको बोला जाता है, जो कि रानी ईश्वरा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे के स्थलों के बारे में। नैनबाग से होते हुए नदी जो हमारी है वो नैनबाग पहुंच गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा सही से देखिए, इसलिए मैं इसको उस तरीके से यहाँ पे छोटा सा मैंने पहले किया था उसको। नैनबाग से होते हुए नदी जो हमारी है वो आगे बढ़ती हुई पहुंचती है, और आगे बढ़ती हुई आगे ये पहुंचती है जहाँ पे इस पर एक जो नदी है यानी कि
यमुना नदी जो है लखवाड़ डैम भी इसी पर, लखवाड़ परियोजना या लखवाड़ डैम जो है वो यमुना नदी पर है। ब्यासी परियोजना जो यमुना नदी पर है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए नदी पहुँचती है। ठीक है, जहाँ पे एक और नदी यहाँ पे मिलती है जिसको बोलते हैं हम अलगाड़ नदी। ठीक है, अलगाड़ नदी मछमौड़ मेले के बारे में आपने सुना होगा, जो कि जौनसारी जनजाति का प्रमुख मेला है मछमौड़ मेला, वो इसी नदी में लगता है, अलगाड़ नदी में। इसमें क्या होता है कि टिमरू का पाउडर को क्या करते हैं, वो घोल देते हैं और उसके बाद उसमें मच्छियाँ पकड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं मछमौड़ मेला, जो कि जौनसारी जनजाति में मनाया जाता है। ये जो लाखामंडल और काशी का क्षेत्र है, इसी के बीच की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए नदी हमारी पहुँचती है देहरादून के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ पे पहुँचती है कालसी में। कालसी नामक जो प्रमुख स्थल है, जहाँ पर अशोक की शिलालेख के बारे में, जो कि 257 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पे बसाया गया था और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल यहाँ पे है। कालसी का शिलालेख जो है, या कालसी अभिलेख के नाम से भी इसको जाना जाता है, कालसी का अभिलेख, जो कि अशोक का यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसको अन्य भाषा यानी कि अगर बात करें मौर्य काल का यहाँ पे इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक नदी और मिलती है, और ये नदी आप क्या आती है, जो कालसी जो यानी कि टोंस नदी इसमें आके मिल जाती है। अब टोंस नदी का तंत्र देखते हैं हम। तो टोंस नदी की जो दो पहले सहायक नदियाँ होती है, जो कि रूपिन और सुपिन, जो दो नदियाँ हैं, रूपिन और सुपिन नदियाँ जो है वो नेटवाड़ क्षेत्र में जो है वो आके मिलती है। और इसी के बाद अगर बात करें तो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है उत्तरकाशी में, तो इससे एक नदी आती है जिसको बोलते हैं हम रूपिन नदी। रूपिन नदी जो है वो आती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, और डोबरा कुआर क्षेत्र से आती है आपकी रूपिन नदी। ठीक है, सॉरी, सुपिन नदी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, और रूपिन नदी आती है डोबरा कुआर क्षेत्र से। सुपिन स्वर्गारोहिणी 100 से आप इसको याद रख सकते हैं, रूपिन सुपिन में 100 से याद रख सकते हैं। सुपिन नदी पर जो है वो जखोर सांकरी परियोजना जो है वो सुपिन नदी पर है, और यहाँ से डोडराक्वाड क्षेत्र से आती है रूपी नदी। दोनों नदियों का संगम बनता है आपका नेटवाड़ क्षेत्र में। नेटवाड़ क्षेत्र में नदी का संगम बनता है, और यहाँ से नदी आगे बढ़ते हुए जब पहुँचती है, इसमें एक छोटी छोटी नदी यहाँ पे मिलती है, जैसे कि एक छोटी नदी यहाँ पे मिलती है तमसा नदी। ठीक है, तो तमसा नदी को शापित नदी भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं ये भी मिलता है कि तमसा या टोंस नदी जो है वो उसी का टोंस नदी का ही प्राचीन नाम जो है वो तमसा नदी, या टोंस नदी को ही तमसा नदी कहा जाता है। ठीक है, या टोंस नदी हम ऐसे पढ़ रहे हैं इसको, तो टोंस नदी के नाम से जाते जानेंगे इसको। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए नदी जो है वो आगे पहुँचती है, और इसमें जो है अनेक, जो अगर बात करें जो नदी है वो त्यूणी नामक क्षेत्र में आती है, जहाँ पे पावर नदी अपना संगम बनाती है। और जो ये टोंस नदी है, इसमें अलग अलग यहाँ पे परियोजनाएं हैं, जैसे कि ताकुला सांकरी परियोजना जो कि प्रस्तावित है। ठीक है, नटवार मोरी परियोजना यहाँ पे है, मोरी हनोर परियोजना यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसी में एक नदी जो इसकी सहायक यानी कि टोंस नदी की सहायक नदी है, जिसको बोलते हैं हम खूनीगाड़ या मोनागाड़ नदी, जिसके पास जो है वो जौनसारी, ये जो जौनसारी क्षेत्र ये पूरा यहाँ पे पड़ता है। तो जौनसारी लोगों की यहाँ पर जो है नदी, जो प्रसिद्ध देवता जो हैं, हनौल देवता जो है यहाँ पे उनका मंदिर है, जिनको यहाँ पे वो अपने देवता के रूप में यहाँ पे पूजते हैं। और पबासी देवता का मंदिर हो गया, बासिक देवता मंदिर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो होते हुए नदी जो है पहुँचती है त्यूणी नामक स्थान पर। त्यूणी नामक स्थान पर जब पहुँचती है, जौनसार बाबर क्षेत्र का हम यहाँ पे चले गए जौनसार बाबर क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ से यानी कि हिमाचल प्रदेश से एक नदी यहाँ पे होते हुए आती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, जो कि आपकी है पावर नदी, और ये त्यूणी नामक स्थान पर टोंस नदी के साथ अपना संगम यहाँ पर बनाती है। जो पावर नदी है, इस पर एक परियोजना चलाई जा रही है, जिसको बोलते हैं हम आराकोट त्यूणी परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ से नदी जो है वो आगे बढ़ते हुए पहुँचती है त्यूणी, और त्यूणी से आगे बढ़ते हुए पहुँचती है कालसी। त्यूणी से आगे बढ़ते हुए कालसी पहुँचती है। इसी बीच टोंस नदी पर विभिन्न परियोजना बनी हुई हैं, जैसे कि हनौल परियोजना, त्यूणी परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना, इचारे बांध परियोजना, छिबरो परियोजना। तो ये सारी जो है वो टोंस नदी पर बनी हुई है, और कालसी नामक स्थान पर आकर जो है यमुना नदी और टोंस नदी का संगम यहाँ पे आके बनकर मिल जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कालसी जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो यमुना टोंस नदी के संगम पर स्थित है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यमुना टोंस नदी के संगम पर कौन सा प्राचीन स्थल स्थित है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा टोंस नदी, सॉरी कालसी। ठीक है, तो कालसी जो मैंने पहले बताया है, और उत्तराखंड की हिस्ट्री में इसके बाद बहुत बार डिस्कशन होता है। सबसे पुराना शिलालेख जो है वो कालसी है, जो कि अशोक के द्वारा 257 ईसा पूर्व में यहाँ पर लिखा गया, जहाँ पर उसने कहा है कि मैंने सभी जीव जंतु, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी हो, सबके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की हुई है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इससे आगे जब नदी पहुंचती है, तो ये जो आगे पहुंचती है और यहाँ पे पहुंचती है डाक बैराज में।
ठीक है, डाक पत्थर बैराज यहाँ पे है। लेकिन डाक पत्थर बैराज का जो ये क्षेत्र है ये होता है शक्तिनगर से होते हुए। तो यहाँ पे शक्ति नहर जो ये पूरी तरीके से यहाँ पे बनाई गई, जो शक्ति नहर यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे बनी हुई है इस बीच में शक्ति नहर जो है, जो कि आपका बात करेंगे जो शक्ति नहर जो है इसमें अलग अलग नदियाँ होती हैं, जैसे कि आसन जो यहाँ पे बैराज यहाँ पे बनाया हुआ है शक्ति नहर में। ठीक है, जो इस शक्ति नहर यहाँ पे है तो आसन बैराज यहाँ पे बना हुआ है। और इसी में अगर शक्ति नहर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास खारा परियोजना इसमें चलाई जाती है। ढकरानी परियोजना यहाँ पर है, तो ढकरानी परियोजना हम यमुना नदी पे भी बोल सकते हैं, यहाँ शक्ति नहर भी बोल सकते हैं। ढालीपुर परियोजना हो गया। तो ये विभिन्न परियोजनाएं जो हैं वो शक्ति नहर पर चलाई जा रही है, यमुना नदी पर चलाई जा रही हैं। शक्ति नहर के पास है जो यहाँ पे आसन बैराज भी स्थित है। ठीक है, और इसी के पास जो है वो आसन कंजर्वेशन क्षेत्र जो है वो पाया जाता है, जो कि 1967 में ये बना था आसन कंजर्वेशन क्षेत्र। आसन कंजर्वेशन क्षेत्र जो है वो लाल सिर वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। जो लाल सिर वाले गिद्ध जो होते हैं इनके लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है आसन बैराज। आसन बैराज जो है वो जो साइबेरियन पक्षियों के लिए भी यहाँ पे प्रवास स्थल भी इसको माना जाता है। और पहला जो है ये रामसर क्षेत्र भी इसको उत्तराखंड के जो है वो घोषित किया गया था आसन संरक्षण क्षेत्र को। ठीक है, कि आसन कंजर्वेशन रिजर्वेशन यहाँ पे है और आसन बैराज भी यहाँ पर स्थित है। आसन नदी जो होती है वो रामपुर मंडी में शक्ति नहर के पास आके मिल जाती है। और इसी से आगे बढ़ते हुए नदी जो शक्ति नहर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर गंगा के साथ अपना पानी जो है वो साझा करती है। ठीक है, इससे आगे जो है नदी पहुंचती है डाक पत्थर बैराज में। देखिए अगर हम बात करें आसन नदी जो है, और आसन नदी के साथ ही जहाँ पे जो डाक पत्थर बैराज जो है इसी के पास लखवाड़ बांध भी है। तो लखवाड़ बांध में यमुना नदी पर ही मानेंगे, क्योंकि शक्ति है तो शक्ति नहर पे, लेकिन शक्ति नहर अपना जो पानी जो है वो पूरा का पूरा यमुना नदी के साथ जो है शेयर करती है, साझा करती है। तो इसी पर यहाँ पर लखवाड़ बांध भी स्थित है। इसी से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर है डाक पत्थर बैराज, और यहाँ से होते हुए आगे नदी निकलती है और आगे पहुँचती है जहाँ पर ब्यासी परियोजना, जो कि ब्यासी परियोजना आपकी यमुना नदी पर हो जाएगी। उसके बाद आगे पहुँचते हैं तो हथियारी परियोजना, और इसके बाद आगे पहुँचती है ढालीपुर नामक स्थान पर। ढालीपुर नामक स्थानीय जो कि जो नदी है, यानी कि ढालीपुर जो जगह है, जो कि यहाँ से उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी जो है वो प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी से आगे यानी कि ढालीपुर से होते हुए नदी आगे पहुंचती है, वो पहुंचती है इटावा ज़िले में। अब इटावा ज़िले में जो है वो एक नदी जो है वो यमुना नदी के साथ मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र से होते हुए आती है, और ये जो है वो चंबल नदी है। ठीक है, चंबल जो एरिया है चंबल से होते हुए आती है चंबल नदी। ठीक है, और इसी जो नदी है यानी कि जो चंबल नदी, इसी पर गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, जवाहर सागर बांध परियोजना जो सब कहाँ पर हैं, चंबल नदी पर बनाई गई है। इटावा से नदी जो यमुना नदी आगे होते हुए पहुंचती है हमीरपुर में। हमीरपुर में यमुना नदी की एक और सहायक नदी मिलती है, वो आपकी आती है बेतवा नदी। यमुना नदी की सहायक नदी को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है बच के। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदियों की जो है वो क्या है, बच के। तो यानी कि चंबल, बेतवा, केन, तो तीन प्रमुख नदियाँ जो है उसकी है, जो नदियाँ हैं यमुना की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन। अगर हम छोटे छोटे अगर उत्तराखंड के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम भारत के हिसाब से देखेंगे यमुना नदी को तो चंबल, बेतवा, केन तीन प्रमुख नदियाँ उसकी बनती हैं। ठीक है, और बेतवा नदी जो है वो आपकी मिल जाती है हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना से। तो राजगा बांध जो है वो आपका बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना या माता टीला बांध जो आपका यमुना नदी पर है। और यहाँ से जो नदी है जो हमीरपुर से होते हुए आगे बढ़ती हुई जो केन नदी मैंने पहले बताई थी, केन भी सहायक नदी है। तो बांदा नामक जिले में जो है वो यमुना नदी के साथ अपना संगम बनाती है। कहाँ पर बनाती है, बांदा नामक जिले में बनाती है। तो बांदा नामक जिले से आगे बढ़ते हुए नदी जो है वो आगे पहुँचती है या प्रयागराज में। और प्रयागराज में हम पहले ही गंगा नदी को लेके आए थे, और यहाँ से जो गंगा नदी जो हमारी होती है हरिद्वार से होते आगे बढ़ते हुए और पहुँचती है प्रयागराज में, और यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है। और यमुना नदी भी जो है वो गंगा नदी में यहाँ पर अपना जल साझा करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास यमुना नदी का पूरा तंत्र। यमुना नदी की अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड में 136 किलोमीटर यमुना नदी बहती है उत्तराखंड
खंड में, ठीक है। और इसी की बात करें पूरे भारत में तो 1384, कहीं कहीं आपको 1384 मिल जाता है, 1384 किलोमीटर, और कहीं कहीं 1376 किलोमीटर भी ये मिलता है। तो उत्तराखंड जो भारत में जो लंबाई है यमुना की वो है 1300 से के 1300 यानी कि 1400 के आसपास है, ठीक है। क्योंकि अप्रोक्स जो अगर हम बात करें तो 1400 इसको मान सकते हैं। तो 1384 1376 जो भी आपको ऑप्शन में दिखता है उस हिसाब से आपको टिक कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो इसकी जो लंबाई है वो 196 किलोमीटर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके पास यमुना नदी तंत्र के बारे में, जहाँ पे हमने यमुना नदी के पे बने हुए परियोजनाएं, बांध, प्रमुख स्थल, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।